दोस्तों कल हमने बात की थी किसकी, जितने भी ये कैटाबॉलिज्म था शुगर का, इसकी बात की थी हमने कल। तो आज कल मैंने 4 स्टेप्स बताया थे। पहले स्टेप था ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड स्टेप था ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, थर्ड स्टेप था क्रेब्स साइकिल, फोर्थ स्टेप था इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, ETS इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र का। ओके, तो आज हमको फर्स्ट स्टेप पढ़ना है ग्लाइकोलाइसिस। ओके, फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस। इस ग्लाइकोलाइसिस वर्ल्ड को तोड़ा जाए तो ग्लाइकोलाइसिस वर्ल्ड 2 वर्ल्ड्स में टूटता है। पहला है ग्लाइको वर्ल्ड, दूसरा है लाइसिस वर्ल्ड। ग्लाइको वर्ल्ड जो कहाँ से लिया गया है? ग्लूकोज से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ग्लूकोज से लिया गया है। लाइसिस का मतलब होता है टू ब्रीक, या हिंदी में बोलते हो टूटना। ओके, तो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या हो जाएगा? ग्लूकोज का टूटना। इंग्लिश में अगर बोल जाए तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ओके, अब ये जो भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, जो हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था, अब ये अकेला तो टूट नहीं सकता। इसको किसी ना किसी चीज़ की क्या चाहिए? हेल्प चाहिएगी। तो वो हेल्प कौन करेगा? एंजाइम्स करेंगे। एंजाइम्स करेंगे, जिसे बोला जाता है एंजाइम्स। अगर कोई भी लिविंग थिंग्स में काम कर रहे हैं, एंजाइम्स यदि किसी भी लिविंग थिंग्स में काम करते हैं, तो उन एंजाइम्स को बायोकैटालिस्ट या जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। पता होगा, जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। अब अगर इस ग्लाइकोलाइसिस की डेफिनेशन निकाली जाए, तो इन दोनों डेफिनेशंस को, इन दोनों सेंटेंस को मैं मिला रहा हूँ। ग्लूकोज का टूटना किसकी उपस्थिति में टूटना? एंजाइम्स की उपस्थिति में टूटना। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज विद द वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम। ग्लूकोज का विभिन्न प्रकार के एंजाइम की उपस्थिति में टूटना। ग्लूकोज का विभिन्न प्रकार के एंजाइम की उपस्थिति में टूटना क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। अगर इसके लिए स्टेप्स बनाए जाए, ग्लूकोज के टूटने के लिए स्टेप्स बनाया जाए, तो फर्स्ट स्टेप में अगर लिया जाए ग्लूकोज का कितने मॉलिक्यूल? एक मॉलिक्यूल। अगर ग्लूकोज का स्टेप्स में फर्स्ट ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लिया जाता है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल लिया जाए, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटेगा कैसे? इसको तोड़ने के लिए क्या लगेगी? सबसे पहले एनर्जी लगेगी। किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए क्या लगती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। ओके, तो इसको तोड़ने के लिए हमने सबसे पहले दिया एनर्जी। एनर्जी, और एनर्जी हमारे पास किस फॉर्म में होती है? एनर्जी हमेशा हमारे पास फॉर्म में होती है ATP की फॉर्म में। एनर्जी हमेशा हमारे पास होती है ATP की फॉर्म में। इस ATP की फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। इस ATP की फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ओके, तो ATP दी हमने, क्या दिया इसको तोड़ने के लिए? ATP दिया। ATP को मैंने यहाँ लिख दिया। अब ATP टूटने से, या ATP इसको ग्लूकोज को क्या करेगा? तोड़ने के लिए ऊर्जा देगा। और इस ATP के अंदर, इस ATP का निर्माण कैसे हुआ? अगर ATP के निर्माण की अगर बात की जाए, ATP का निर्माण की अगर बात की जाए, तो इसमें है क्या? एडेनोसिन, एडेनिन क्या होता है? नाइट्रोजनी क्षारक होता है। ओके, एडेनोसिन। सिन वर्ल्ड क्यूज में लिया था SINE,
NE, ये किसके लिए यूज़ में लिया जाता है? शुगर के लिए यूज़ में लिया जाता है, शुगर के लिए। ओके, साथ में कौन सी शुगर पाई जाए? पेंटोज शुगर पाई जाए, पेंटोज शुगर पाई जाए। ओके, इसकी फुल फॉर्म यहाँ लिखी थी अपन ने, ट्राई। ट्राई का मतलब होता है 3। फॉस्फेट, फॉस्फेट होता है H3PO4, H3PO4, या फॉस्फोरिक एसिड भी बोल सकते हैं इसे। ओके, एडेनिन था नाइट्रोजन बेस के रूप में, पेंटोज शुगर था, और H3PO4 ये क्या है? एक DNA का सबसे छोटा मॉलिक्यूल है, या ATP, इनके द्वारा ही आके जुड़कर चेन जुड़कर क्या बनाते हैं? DNA का निर्माण करती है, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करती है। ओके, तो एडेनिन टूटेगा, ATP टूटेगा, ATP के टूटने से क्या होगा? एक PO4 का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो कितने बचेंगे इसमें से? 2 H3PO4 कितने बचेंगे? 2 मॉलिक्यूल बचेंगे। ओके, तो फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इसलिए इसको मैंने लिख दिया ADP, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। डाई का मतलब होता है 2, डाई का मतलब होता है 2, प्लस यहाँ पे निकला क्या है? IP, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जो कि तीसरे नंबर का था, ये किसकी प्रेजेंस में टूटता है? हमेशा मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में टूटता है? मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में। साथ ही साथ इसमें चाहिए एंजाइम, जो कि हमने यहाँ लिखा था डेफिनेशन में। एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज। हेक्सो वर्ड क्यों लिया गया है? क्योंकि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। ग्लूकोज में क्या होते हैं? 6 कार्बन होते हैं, इसलिए हेक्सो लिखा गया है। काइनेज किसी भी चीज़ को तोड़ने के काम में आता है, ओके। अब ये जो ATP निकला है या ये IP निकला है, IP जिस भी भाग से ग्लूकोज के निकला होगा उस भाग पे क्या आके जुड़ जाएगा? ये IP जुड़ जाएगा। IP क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो ये किस में चेंज हो जाएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये जो फॉस्फेट IP वाला था वो कहाँ पे आके जुड़ गया? आपके 6 नंबर के कार्बन पर आकर जुड़ गया, ओके। अगर इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का हमको रूप परिवर्तित करना हो, जैसे कि केमिस्ट्री में पढ़ते समावयवीकरण, आइसोमेरिज्म जिसे कहते हैं केमिस्ट्री में, तो आइसोमेरिज्म को या किसी भी चीज़ के किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप परिवर्तन के लिए हमको एंजाइम यूज में लेना पड़ता है। उस एंजाइम का नाम होता है आइसोमरेज एंजाइम, ओके। आइसोमरेज एंजाइम ग्लूकोज डी डेक्स्ट्रोरोटेटरी फॉर्म में होता है। इसी का लीवो रोटेटरी अगर फॉर्म की बात की जाए तो हमेशा पाया जाता है फ्रुक्टोज। तो किस में चेंज हो जाएगा? फ्रुक्टोज में। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अगर इस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को तोड़ा जाए, तोड़ने से क्या होगा? फिर वापस से एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी किस फॉर्म में देते हैं हम लोग? ATP की फॉर्म में लेते हैं। किस फॉर्म में देते हैं? ATP की फॉर्म में देते हैं। ATP टूट कर किस में चेंज हो जाएगा? ADP में। साथ ही क्या निकलेगा? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगा। किसकी प्रेजेंस में? मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में। यहाँ पे हमने हेक्सोकाइनेज एंजाइम लिया था तोड़ने के लिए, यहाँ पर भी हमने इसको तोड़ा है और ATP दिया। जहाँ पर भी ATP आएगी काम में या तोड़ने के लिए काम में आएगी ATP, ठीक है ना, तो वहाँ पे किस एंजाइम का निर्माण होगा, या कौन सा एंजाइम भाग लेगा? हेक्सोकाइनेज, ओके। अब ये जो IP है कहाँ पे आके जुड़ जाए? फ्रक्टोज के 1 नंबर के कार्बन पर आकर जुड़ जाए। तो इसके लिए लिखा जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बाई का मतलब होता है 2 बाई फॉस्फेट। मतलब अब फ्रुक्टोज के अणु के कार्बन नंबर 1 पर और कार्बन नंबर 6 पर 2 फॉस्फेट के अणु आकर जुड़ चुके हैं। यहाँ तक कितने थे? कार्बन नंबर 6 पर 1 फॉस्फेट का अणु पाया जा रहा था। कार्बन नंबर 6 पर 1 फॉस्फेट का अणु पाया जा रहा था। ये फ्रुक्टोज में हमेशा 6 कार्बन पाए जाते हैं। फ्रुक्टोज में हमेशा कितने कार्बन पाए जाते हैं? 6 कार्बन पाए जाते हैं, ओके। अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ, 3-3 कार्बन के 2 कंपाउंड्स में तोड़ देता हूँ, 3-3 कार्बन के 2 कंपाउंड्स में तोड़ देता हूँ,
तो 3 कार्बन के 3 कार्बन 3 कार्बन, ओके। इसके रिएक्शन को छोटी करने के लिए 3 कार्बन के 2 कंपाउंड्स में तोड़ दिया मैंने। और इसको तोड़ने के लिए मैंने एक एंजाइम लिया है यहाँ पे, एल्डोलेज एंजाइम का कार्य किया है, एंडोलेज एंजाइम का कार्य किया है। अब अगर फ्रक्टोज 1,6,5 बाईफास्फेट की अगर संरचना इस प्रकार पाई जाए, कार्बन 6 थे ना इसमें, 4, 5 और एक 6, एक फॉस्फेट यहाँ जुड़ रहा था, H3PO4 यहाँ जुड़ रहा था, एक H3PO4 यहाँ आकर जुड़ रहा था। मैंने इसको इस प्रकार से 3 कार्बन का एक अलग अणु बना दिया, 3 कार्बन का एक अलग अणु यहाँ पर बना दिया है मैंने। ये अलग पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया, बिल्कुल अलग हो गया है, ओके। ऊपर वाला पार्ट अलग है, नीचे वाला पार्ट अलग है। इसको मैंने बीच में से ब्रेक कर दिया 3 कार्बन के पार्ट्स में, ओके। तो इस पार्ट के लिए अगर नाम दिया जाए तो इस पार्ट का नाम होगा 3, या इस पार्ट का तीसरे नंबर के कार्बन पे, ऊपर से कार्बन का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो ऊपर वाले कार्बन को पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, तीसरे नंबर के कार्बन पर क्या हो गया, फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल आकर जुड़ गया। तो इस मॉलिक्यूल का नाम क्या हो जाएगा, 3-फॉस्फोगिल्सरैल्डिहाइड। 3-फॉस्फोगिल्सरैल्डिहाइड। ये फॉस्फोगिल्सरैल्डिहाइड हमने जब ट्रायोस शर्करा पढ़ी थी, जब मोनोसैकेराइड की ट्रायोस शर्करा पढ़ी थी, उसमें ही पढ़ा था, ठीक है ना। अब ये 3 कार्बन का एक परमाणु और है, या अपने पास 3 कार्बन का एक यौगिक और है, तो इसका नाम अगर दिया जाए तो इसका नाम पाया जाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसको भी हमने किस में पढ़ा था, मोनोसैकेराइड की ट्रायोस शर्करा में पढ़ा था। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो DHAP, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के रूप में पढ़ा जाता है। इसको 3PGAL के रूप में, फॉस्फोगिल्सरैल्डिहाइड के रूप में पढ़ा जाता है, ओके। ये दोनों कंपाउंड कितने, 3 कार्बन परमाणु के हैं, और ये दोनों ही आपस में क्या हो सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ इंटरचेंज हो रही है एक दूसरे में तो उसके लिए समावयवीकरण पाया जाता है, उसके लिए क्या पाया जाता है, समावयवीकरण पाया जाता है। तो इसके लिए अपन यूज़ में एंजाइम ले सकते हैं आइसोमरेज एंजाइम का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ओके। अब अगर चेन को मैं यहाँ से चलाता हूँ, चेन को अगर यहाँ से चलाया जाए और इस 3-फॉस्फोगिल्सरैल्डिहाइड को तोड़ा जाए, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फॉस्फोरिक एसिड क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ओके। H3PO4 अंदर की तरफ एरो डाल के 3 नंबर पे पहले ही जुड़ा हुआ है फॉस्फोरस। अब मैंने क्या कर दिया, इस 1 नंबर वाले कार्बन पर, इस वाले कंपाउंड के, ये जो ब्लॉक में कंपाउंड है, इस वाले कंपाउंड के 1 नंबर के कार्बन पर क्या कर दिया मैंने, एक फॉस्फोरिक एसिड का अणु और जोड़ दिया, तो अब इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 1,3-बाईफॉस्फोगिल्सरैल्डिहाइड। हिंदी में लिख देता हूँ 1,3-बाईफॉस्फोगिल्सरैल्डिहाइड, ओके। 1,3-बाईफॉस्फोगिल्सरैल्डिहाइड में चेंज हो गया है। अब अगर इसे और तोड़ना पड़े तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का यूज़ में लेंगे, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का यूज़ में लेंगे। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम हमेशा क्या करेगा, हाइड्रो वर्ड यूज़ में लिया जाता है वाटर के लिए। डी का मतलब है वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होना, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलना। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल रहा हूँ,
साथ ही साथ यहाँ से क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। अब इसके टूटने से क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, और एनर्जी यहाँ पे किस फॉर्म में निकलेगी, NAD के फॉर्म में निकलेगी, 2NADH2। ये किस में टूट जाएगा, 2NAD प्लस H2 की फॉर्म में टूट जाएगा। इस NADH2 का फुल फॉर्म होता है निकोटिन एमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। यहाँ लिख देता हूँ कहीं मैं, NAD का फुल फॉर्म होता है, NAD का फुल फॉर्म होता है निकोटिन एमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, निकोटिन एमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। एक NAD 3 ATP के बराबर होता है। एक NADP हमेशा 3 ATP के क्या होता है, बराबर पाया जाता है, सिमिलर पाया जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, 2 थे, मतलब 6 ATP के बराबर हो गए। मतलब किसके बराबर हो गए, 6 ATP के यहाँ पे क्या हो गए, बराबर हो गए। ओके, किसके एंजाइम, किस एंजाइम की उपस्थिति में, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ग्लिसरैल्डिहाइड था, एल्डिहाइड में CHO ग्रुप पाया जाता है, एल्डिहाइड में CHO ग्रुप पाया जाता है। मैंने इसमें से H2O निकाल दिया, मैंने इसमें से अगर H2O निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड का अगर डिहाइड्रोजनेशन किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो मतलब H2O का मॉलिक्यूल निकाल दिया जाता है तो हमेशा क्या बनता है, अम्ल बनते हैं, एसिड्स बनते हैं। 1,3 बाई PHOS फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, हिंदी में लिख देता हूँ, 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। ओके, अगर अब इसे आगे तोड़ा जाए, अगर इसे आगे तोड़ा जाए तो यहाँ पे क्या होंगी, 2 ATP प्राप्त होंगे, हमें 2 ATP के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, प्राप्त होंगे। तो 2 ADP, इनमें क्या होगा, ये दोनों फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स आकर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ओके, प्लस IP, तो इससे क्या बन जाएगा, 2 ATP का निर्माण हो जाएगा, ATP का निर्माण हो जाएगा। और ATP हमने जहाँ भी यूज़ में लिया है, हमेशा काइनेज एंजाइम या हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज़ में लिया है। हेक्सोकाइनेज इसलिए ही आता, हेक्सा वर्ड इसलिए लिखा था, ग्लूकोज 6 कार्बन का था, फ्रक्टोज 6 कार्बन का था, लेकिन यहाँ पे 6 कार्बन का कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, इसलिए हेक्सा वर्ड यूज़ में नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे आएगा ओनली काइनेज एंजाइम, यहाँ पे आएगा ओनली काइनेज एंजाइम। ओके, अगर इसे वो और आगे तोड़ा जाए तो इससे बनेगा प्रोडक्ट 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ओके, अगर इसका मैं रूप परिवर्तित कर देता हूँ, इसका अगर मैं रूप परिवर्तित कर देता हूँ, रूप परिवर्तित होता है म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति, म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में। ये 3 कार्बन परमाणु पर जो फॉस्फोरिक एसिड का ग्रुप लगा हुआ है, वो 3 से हटकर किस पे आ जाएगा, 2 पर आ जाएगा, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ओके, अगर 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को अगर तोड़ा जाए आगे, तो इसमें से क्या निकाल देते हैं अपन, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देते हैं, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देते हैं। किस एंजाइम की उपस्थिति में, इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में। ये किस में परिवर्तित हो जाता है, पायरुविक एसिड में परिवर्तित हो जाता है, या मैं कह सकता हूँ 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अगर इस 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड की बात की जाए, इस 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड की बात की जाए, तो अगर यहाँ लिख देता हूँ मैं, 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक अम्ल। ओके, तो इसको अगर तोड़ा जाएगा
किसकी प्रेजेंस में? काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो ये दोनों के दोनों फॉस्फोरिक, जो 2 कार्बन पे फास्फोरस का मॉलिक्यूल लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा और 2 मॉलिक्यूल क्या निकालेगा? एटीपी के निकालेगा। 2 मॉलिक्यूल किसके निकालेगा? 2 एटीपी का क्या करेगा? निर्माण करेगा। और एटीपी के निर्माण करने के बाद में ओनली क्या बचेगा? पायरुविक अम्ल। पायरुविक अम्ल का निर्माण होगा। पायरुविक एसिड का क्या होगा? यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। एक मॉलिक्यूल तो किससे बनाते हैं? यहाँ पे 3 फास्फोगिलिसराल्डिहाइड से बनाता है। एक मॉलिक्यूल किससे बनेगा? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट से। यही की रिएक्शन आगे चलकर किससे चलेगी? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से चलेगी। इसलिए इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, फास्फोइनॉल और पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। एक बार दोबारा देख लेते हैं। ओके, एक बार दोबारा देख लेते हैं। ग्लाइकोलाइसिस था। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस में ग्लाइको शब्द था ग्लूकोज के लिए, लाइसिस का मतलब था टू ब्रेक, टूटना। ग्लाइकोलाइसिस की डेफिनेशन है ग्लूकोज का टूटना किसकी उपस्थिति में? एंजाइम की उपस्थिति में। ओके, एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो अपन ने यदि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिया है, 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल लिया है, तो उसको हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में हमने तोड़ा। और साथ में तोड़ने के लिए क्या दी हमने? ऊर्जा दी है। ऊर्जा एटीपी के रूप में। तो वो किस में टूट गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। इसका अगर आइसोमेरिज्म किया जाए, समावैवीकरण किया जाए, तो ग्लूकोज फ्रक्टोज में चेंज हो जाएगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाएगा। इसको अगर और तोड़ा जाए, और तोड़ने के लिए हमने वापस से क्या दी? इसमें एटीपी दी। वापस से क्या दी हमने? एटीपी दी हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में। अब एटीपी से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो हटा है, जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हटा है, वो किस पर आकर जुड़ जाएगा? 1 नंबर के कार्बन पर आकर जुड़ जाएगा और फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट का क्या कर लेगा? निर्माण कर लेगा। फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट का निर्माण कर लेगा। यही एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल का निर्माण करेगा। 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल का निर्माण करेगा। पहला मॉलिक्यूल 3 फास्फोगिलिसराल्डिहाइड कहलाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP कहलाता है। ओके, अगर ये दोनों मॉलिक्यूल किसकी? आइसोमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या हो सकते हैं? दोनों में आपस में परिवर्तित हो सकते हैं। ठीक है, अगर 3 फास्फोगिलिसराल्डिहाइड से रिएक्शन चलाई जाए तो फॉस्फोरिक एसिड इसमें ऐड कराकर हम 1,3-बाईफॉस्फोगिलिसराल्डिहाइड बना सकते हैं, जिसको डिहाइड्रोजनेज मतलब H2O का मॉलिक्यूल हटाकर इससे हम ऊर्जा की प्राप्ति कर सकते हैं। और मॉलिक्यूल बन जाएगा आपके पास 1,3-बाईफॉस्फोगिलिसरिक एसिड बन जाएगा, जो कि काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 एटीपी का अणु रिलीज करेगा और 3 फास्फोगिलिसरिक एसिड में क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। 3 फास्फोगिलिसरिक एसिड म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में इसमें 2 फास्फोगिलिसरिक एसिड में परिवर्तित हो जाएगा और इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये पदार्थ फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड में क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड में क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। 2 फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड 2 एटीपी का अणु देकर काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में किस में चेंज हो जाएगा? पायरुविक अम्ल में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आपका ये ग्लाइकोलाइसिस क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है और इसका अंतिम उत्पाद क्या बना है अपने पास? पायरुविक अम्ल। इस पूरे के पूरे प्रोसेस में कितने एटीपी बने हैं और कितने एटीपी लगे हैं, इसकी कैलकुलेशन हमको क्या करनी पड़ेगी? आगे भाग में करनी पड़ेगी। थैंक यू।